नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं दिल्ली 24 भारत। बिहार में सियासी रणभूमि सज चुकी है। पहले चरण के नामांकन की बिगुल आज से बज गई है। 18 जिलों की 121 सीटों पर उम्मीदवारों ने औपचारिक तौर पर मैदान में उतरना शुरू कर दिया है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर तय है, जबकि इन सीटों पर 6 नवंबर को वोट पड़ेंगे। इस चरण में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। चुनाव आयोग ने 8.5 लाख से ज्यादा कर्मियों को तैनात कर सुरक्षा और निगरानी के लिए सख्त इंतजाम किए हैं। पहले चरण की अधिसूचना जारी होते ही नामांकन की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी। 17 अक्टूबर को नामांकन की अंतिम तिथि होगी। 18 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 20 अक्टूबर तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकेंगे। इसके बाद 4 नवंबर की शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार थम जाएगा और 6 नवंबर को मतदाता अपनी प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे। चुनाव आयोग ने इस चरण को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए अभूतपूर्व तैयारी की है। लगभग 8.5 लाख चुनाव कर्मियों को तैनात किया गया है, जिनमें 2.5 लाख पुलिस बल भी शामिल है। और आपको बता दें, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता राकेश पदार जी। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। जी। चुनाव की तारीख आ चुकी है और तमाम जो तैयारियां हैं ईसी की हो गई हैं। क्या लगता है, सुरक्षा के इंतजाम के बावजूद जो नई चीज़ें ईसी लाई है, जैसे कलर फोटो, इससे चुनाव प्रक्रिया कितनी आसान होगी, मतदाताओं के लिए कितना आसान रहेगा, थोड़ा बताइए। देखिए, चुनाव आयोग ने जिस प्रकार लोकतंत्र है बिहार के अंदर, पूरे देश के अंदर लोकतंत्र तरीके से बिहार में चुनाव करवाने जा रहे हैं जी। 11 तारीख को जो चुनाव घोषित किया गया चुनाव आयोग की तरफ से, हम उनका स्वागत करते हैं जी। और जो रही बात, हम लोग तो हमेशा कहते हैं कि हर चीज की स्पष्ट हो, पारदर्शित रूप से चुनाव भी हो, पारदर्शित रूप से चुनाव का गिनती भी हो और सरकार चुनने का काम जनता जो कर रही है तरीके से, तो ये स्वागत योग है। और हमारी बात रही, हम लोग हर चुनाव को बड़ा मुस्तैदी के साथ हर चुनाव को लड़ने का काम करते हैं और हमेशा हमारा एजेंडा होता है, हमारा जो निर्णय होता है, हमारा जो संकल्प होता है कि विकसित बिहार, विकसित भारत कैसे बने। अंतिम पंक्ति में जो बैठे लोग हैं, अंत्योदय की बात हमेशा हम लोग करते हैं कि उनको लाभ कैसे पहुंचे, इसमें लगातार हम लोग काम करते हैं और काम कर 365 दिन जनता के बीच में रहने का काम हम लोग करते हैं। लेकिन राकेश जी, आपके जो सहयोगी हैं जीतनराम मांझी और चिराग पासवान, क्या लगता है सीटों पर जो आपकी रार थी वो सुलट पाई? नहीं, हमारे यहाँ कोई संख्या की लड़ाई नहीं है जी। आपस में हम लोग बैठते हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी विंगों का, सभी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलकर बैठते हैं और बातें करते हैं। अगर परिवार में हम लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं छोटी मोटी होती है बात, इसलिए होती है कि वो कहते हैं कि हमको ये वाला सीट चाहिए, वो कहते नहीं, हमको हमारे यहाँ ऐसा कैंडिडेट मेरे पास भी है, जो उम्मीदवार है बहुत अच्छे उम्मीदवार है, इनके लिए हम काम करना चाहते हैं। इसलिए हर पार्टी हमेशा अपने उम्मीदवारों के लिए बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो निर्णय बहुत समय के साथ आपको बताया जाएगा और समय आ रहा है। हम लोग आप लोगों को बुलाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, आप स्वागत योग है कि आप आइएगा और मीडिया के साथियों को, मीडिया हाउस को बताने का काम हमारे शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे और एनडीए के जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको बताने की कोशिश करेंगे। और हम लोग संख्याओं की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग की लड़ाई है कि बिहार में विकास की जो गंगा बह रही है उसमें हमको काम करना है। जो बिहार ने जो रफ्तार पकड़ा है विकास, रफ्तार की गति को न रुकने दिया जाए, इसलिए हम लोग लगातार लगे हुए और जनता को हमें बताने की, 14 करोड़ जनता को बताने के लिए, बिहार की जनता को लगातार लगे हुए हैं कि हम आपको किस तरह महिलाओं। ठीक है राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको अगर फिर से बता दें, बिहार चुनाव की तारीखें का ऐलान हो चुका है। 6-11 तारीख को चुनाव होंगे और दोनों ही महागठबंधन और एनडीए ने तैयारी तेज कर दी है। चुनाव प्रचार बड़ी तेज़ी के साथ शुरू कर दिया गया है और आपको बता दें, ईसी ने तमाम तैयारियां पूरी करी है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। बिहार में 121 सीटों के लिए आज से नामांकन शुरू हो रहा है और आपको बता दें, नामांकन की प्रक्रिया की रूपरेखा तय कर ली गई है। 8.5 लाख कर्मियों की तैनाती भी कर दी गई है। ईसी ने ऐलान किया है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, ईसी का दावा, और 8.5 लाख कर्मियों को तैनात किया गया है। बिहार में 121 सीटों के लिए आज से नामांकन शुरू हो रहा है।
नामांकन की प्रक्रिया की रूपरेखा तय हो कर ली गई है। 8.5 लाख कर्मियों की तैनाती की गई है, ऐसा ईसी ने दावा किया है। और हमारे साथ जुड़े हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट अविनाश सिंह। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर आपका। जी नमस्कार, जय श्री राम। ईसी ने अनाउंस करा है 8.5 लाख कर्मियों की तैनाती की गई है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और चुनावों की तारीख भी अनाउंस कर दी गई है। क्या लगता है आपको? 16 कंपनियां डिप्लॉय हो रही हैं, जिसमें मैं तो आपसे पटना से जुड़ा हुआ हूं और करीबन 9 से 10 कंपनी ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुकी हैं। तो मैं सड़क पे जब घूमता हूं या भी अगर पटना में लोकली अगर आप घूमेंगे तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई भी हाईवे, कोई भी चौराहा इनके सिक्योरिटी एजेंसी से छूटा हुआ है। डिप्लॉयमेंट बिल्कुल कंप्लीट है और इलेक्शन कमीशन की बहुत अच्छी तैयारी है इस बार। और जैसा कि एसआईआर में आपने देखा कि किस तरह से देश में आग लगाने की कोशिश की गई, संवैधानिक संस्था पे सवाल उठाए गए कि देश में अराजकता फैले, फिर नेपाल जैसा कुछ हुआ, फिर उसके पीछे लग गए। तो इस तरह की मानसिकता के लोगों को जवाब देने का समय आ गया है। बिल्कुल पब्लिक यहाँ की तैयार है और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो बिल्कुल ट्रेंड है। सीआरपीएफ की एजेंसी है, इन्होंने पहले भी इलेक्शन करवाया है, डिफिकल्ट स्टेट्स में करवाया है, चाहे वो छत्तीसगढ़ का नक्सली इलाका हो या दूर दराज का इलाका हो। तो मेरे समझ से बड़ी अच्छी तैयारी। अविनाश जी, जो नई चेंजेस किए हैं इसी ने, उसमें क्या क्या सुविधाएं मतदाता को मिलेंगी, थोड़ा वो भी बताइए दर्शकों को। जी, एक तो जो पहचान जो होगी उम्मीदवार की और जो उनका जो सिंबल होगा उसको कलर्ड किया गया है। पहचान जो उनकी पहचान का जो फोटो होगा और सिंबल तो ब्लैक एंड व्हाइट में रहता है, तो उसको बड़ा भी किया गया है, नंबर 1। नंबर 2, मोबाइल जमा करने का एक जगह बनाया गया है। नंबर 3, 100 मीटर से दूरी पे जितने भी पोलिंग एजेंट हैं, जितने भी पार्टी के, अब कांग्रेस के पास तो पोलिंग एजेंट है ही नहीं, तो वो क्या करेंगे, वो उनका जिम्मेदारी है। बट उनके पोलिंग एजेंट के लिए जगह व्यवस्थित बनाई गई है कि आप वहां पे बैठ सकते हैं, अपने लोगों के साथ बैठ सकते हैं और आते जाते वोटर को आप चेक कर सकते हैं। जहां तक बुर्का नशीन या आप पर्दा नशीन लेडीज की बात है, वहां पे भी आंगनबाड़ी वर्करों को लगाया गया है कि जो भी महिला आएंगी, जिस पर भी आइडेंटिटी का शक होगा, उनका रैंडम चेकिंग किया जाएगा। तो इस तरह की सुविधाएं जो पहले नहीं दी जाती थी, वो अब दी जा रही है। कतारें अच्छी हुई हैं। अच्छा, सबसे बड़ी सुविधा, माफ कीजिएगा, सबसे बड़ी सुविधा की पहले एक बूथ पे 1200 से 1500 वोट हुआ करता था, जो कि इस बार मैक्सिमम 1200 कर दिया गया है। मतलब नॉर्मल अब 1800 से ऊपर किसी बूथ में भीड़ भाड़ नहीं होगी, तो लोग आराम से जाकर के पूरे दिन में वोट दे सकते हैं। अविनाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको एक बार फिर से बता दें, ईसी ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और 121 सीटों के लिए आज से नामांकन शुरू हो गया है। अयोध्या में एक घर में ब्लास्ट होने से 5 लोगों की मौत हो गई है। यहां के मकान में हुए विस्फोट का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये हादसा गैस सिलेंडर में विस्फोट की वजह से हुआ है। अयोध्या के सीओ ने भी घर में घरेलू गैस सिलेंडर फटने से हादसा होने की आशंका जाहिर की है। 5 लोगों की मौत हो चुकी है, बाकी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया है। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि अयोध्या में हुई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि वे दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, शोकाकुल परिवारों को ये अपार दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे तथा घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य का लाभ प्रदान करे। जालंधर क्षेत्र से सायंकाल 7:15 के आसपास एक सूचना आई कि एक पगड़ा माफी गांव है, जहां पे एक मकान जो कि गांव के बाहर खेतों के अंदर बना हुआ है, उसकी छत गिरी है, जिससे कि काफ़ी बड़ा विस्फोट हुआ है। मौके पर आकर के सभी जो हमारी रेस्क्यू टीम है, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने तत्काल यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया है। ये मकान मुख्य रूप से इसी गांव के रहने वाले पप्पू गुप्ता का है, जो अपने परिवार के साथ यहाँ रहते थे। तत्काल उनको और बाकी जो घायल लोग थे उनको शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल में, जहाँ पर 5 लोगों को अभी तक मृत घोषित किया गया है। के थाना पूरा जालंधर क्षेत्र से सायंकाल 7:15 के आसपास एक सूचना आई कि एक पगड़ा माफी गांव है, जहाँ पे एक मकान जो कि गांव के बाहर खेतों के अंदर। और इस खबर पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता आरपी सिंह। आरपी, क्या कुछ जानकारी है, सिलेंडर कैसे फटा और प्रशासन अभी क्या कर रहा है? जी, आपको बताना चाहेंगे, रामनगरी अयोध्या की दुखद घटना है जो ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में छत भी गिरा है और परिवार के 5 सदस्यों की मृत्यु हुई है। जी, गार्जियन सहित एक पप्पू नाम के गार्जियन थे, उनके 2 लड़के, 1 लड़की और एक जो है उनकी साली का मृत्यु हुआ है।
और कहीं ना कहीं ये घटना बहुत दुखद है। लोगों का ये कहना है कि प्रशासन तो ये कह रहा है कि सिलेंडर फटा है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या ना हो कुछ वो पटाखा बना रहे थे, उसके धमाके से छत गिरा है। तो ये अभी दुखद घटना विषय ये है, जांच का विषय है। अब जितनी टीमें जांच कर रही हैं, अब मामला खुल के आएगा कि बारूद से फटा है कि क्या ना हो गैस सिलेंडर फटा है। लेकिन कप्तान का यही बयान था कि गैस सिलेंडर फटा है। तो कहीं ना कहीं बहुत दुखद घटना है, और भी चीजें अभी जांच का विषय बना हुआ है, और क्या ना हो जितनी टीमें हैं अभी लगी हुई हैं जांच में। आरपी सिंह, सीएम योगी ने जो लोग मारे गए उनके लिए कुछ मुआवजा देने का ऐलान किया है क्या? जी आपको बताऊं, मुख्यमंत्री ने तत्काल ऐलान किया है कि राहत व्यवस्था की जाएगी, और अभी मुआवजे का पूरा ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन कहा है राहत व्यवस्था तत्काल जो कर दी गई है, और जितने आला अधिकारी थे तत्काल उन्होंने संज्ञान में लेकर के वो वहां पे राहत कार्य के लिए व्यवस्था की है। जी आरपी सिंह, मलबे में क्या कुछ और लोग भी दबे होने की आशंका है? जी आपको बताते चले कि अभी तक तो पूरा मलबा हटाया नहीं जा चुका है, छत बड़ी सी हटाया जा रहा है। अब देखो अभी तक संभावना तो नजर नहीं आ रही। तो परिवार के सदस्य अगल बगल के घर भी खाली करा दिए गए हैं, वहाँ पे जीरो ग्राउंड पे जाकर के हम लोगों ने सर्वे किया है। पूरी चीजें अभी एक दो घंटे में पूरा साथ सामने आ जाएगा कि अभी और है कि नहीं। जी आरपी सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको एक बार फिर से बता दें, अयोध्या में सिलेंडर विस्फोट से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में बीते दिनों 2 जवान लापता हुए थे। इनको खोजने के लिए सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। इनमें से एक जवान का शव अनंतनाग जिले के कोकरनाग के घने जंगलों में मिला है। इसके साथ ही दूसरे जवान की तलाश की जा रही है। शुरुआती जांच में जवान की मौत का कारण हाइपोथर्मिया बताया जा रहा है। इन जवानों की तलाश सेना पिछले 5 दिनों से कर रही है। दक्षिण कश्मीर के कोकरनाग के ऊपरी इलाकों में एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान 2 जवान लापता हुए थे। मृतक जवान की पहचान अभी आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं की गई है। हालांकि जवान के पास से सर्विस वेपन के साथ अन्य जरूरी सामान मिले हैं, जो सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन का हिस्सा था। जवान की मौत से पहले गोडेले को जंगल में आतंकवादियों की मौजूदगी देखी गई थी। उन्हीं का पता लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। इस दौरान जवानों का संपर्क टूट गया था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी से बात करने के लिए सुरक्षा कैबिनेट की मीटिंग रोक दी है। वो गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते पर चर्चा कर रहे थे। इजरायली पीएम ने चर्चा रोककर पीएम मोदी से फोन पर बात की। इसके बाद चर्चा आगे बढ़ाई। इजराइल ने नेतन्याहू के कार्यालय से जारी बयान के हवाले से बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने नेतन्याहू को गाजा शांति योजना के लिए बधाई भी दी है। एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया में कहीं भी किसी भी रूप में आतंकवाद स्वीकार नहीं किया जा सकता। इजरायली पीएमओ के बयान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने सभी बंधकों की रिहाई के लिए हुए समझौते पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बधाई दी। नेतन्याहू ने इजराइल के प्रति समर्थन के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया। दोनों नेताओं ने टिकर सहयोग के साथ काम करना जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। पीएम मोदी ने नेतन्याहू से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी बात की और गाजा के लिए अमेरिका की मध्यस्थता वाली शांति योजना के पहले चरण की सफलता पर उन्हें बधाई दी। साथ ही उन्होंने शत्रुता समाप्त करने के अमेरिकी नेता के प्रयासों की सराहना की। एक्स पर एक पोस्ट में मोदी ने कहा कि उन्होंने और ट्रंप ने व्यापार वार्ता में हुई अच्छी प्रगति की भी समीक्षा की। दोनों नेता आने वाले हफ्तों में करीबी संपर्क में रहने पर भी सहमत हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। 2 चरणों में मतदान हो रहा है। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। 14 नवंबर को मतगणना होगी। सबसे अहम बात है कि चुनावी घोषणा के 3 दिन बाद भी ना तो एनडीए में सीट बंटवारे की घोषणा की गई है और ना ही महागठबंधन में सीट शेयरिंग फाइनल हुई है। दोनों ही गठबंधन अपनी अपनी उलझन में फंसे हुए हैं। इसी बीच राजद ने 10 अक्टूबर यानी आज संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है। इस अहम बैठक में कई अहम फैसले लिए जाएंगे। साथ ही लालू तेजस्वी प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगाएंगे। खबर की माने तो राजद के 2 दर्जन विधायकों को टिकट कट सकता है। बताया जा रहा है कि तेजस्वी सीटिंग सांसदों का टिकट काट सकते हैं। यही नहीं, तेजस्वी यादवों की टिकट काट कर भूमिहार और राजपूत जातियों को टिकट देने पर जोर दे रहे हैं। राजद सूत्रों की माने तो राजद ने महागठबंधन ने 3 उप मुख्यमंत्री बनाए जाने का प्रस्ताव रखा है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को देखा जाए तो राजद करीब 125 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस 50 से 55 सीट पर, वाम दल 25 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बचे 38 सीटों में से पशुपति पारस की, रलोचबा मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा को दी जाएगी।
थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। महिला से लूट और छेड़खानी के मामले में 24 घंटे के भीतर पुलिस ने 3 अपराधियों को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 24 घंटे के भीतर ही महिला से नकदी, मोबाइल और आभूषण छीनने और छेड़खानी की घटना में संलिप्त 3 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ में तीनों अभियुक्त घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से 3 अवैध देसी तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस और लूट के 2 मोबाइल फोन और 7,000 की नकदी बरामद हुई है। अभिषेक वर्मा ने बताया कि इस घटना के बाद से ही पुलिस टीम सक्रिय थी और लगातार सुराग जुटाए जा रहे थे। तकनीकी साक्ष्यों को और मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र में मुठभेड़ को अंजाम दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने इस सफलता के लिए पूरी टीम को बधाई दी है और कहा कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। हरियाणा सरकार और जापान की प्रसिद्ध कंपनी डाइकिन इंडस्ट्री लिमिटेड के बीच ओसाका के एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस MOU के तहत डाइकिन कंपनी हरियाणा में 1000 करोड़ रुपए के निवेश का एक नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करेगी, जिससे युवाओं को रोजगार के मौके मिलेंगे। MOU पर हरियाणा की ओर से उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉक्टर प्रकाश अग्रवाल और डाइकिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से शोगो एंडो उप प्रबंधन निदेशक ने हस्ताक्षर किए हैं। डाइकिन के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा में स्थापित होने वाला ये R&D सेंटर कंपनी का एक प्रमुख अनुसंधान केंद्र होगा। इससे हरियाणा और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों और व्यापारिक गतिविधियों को और मजबूती मिलेगी। और आपको बता दें, हमारे साथ जुड़ रहे हैं विनोद, क्या कुछ जानकारी है हरियाणा जापान का जो MOU साइन हुआ है, इससे क्या क्या और फायदे पहुंचेंगे हरियाणा को? देखिए, सबसे बड़ी बात है हरियाणा के अंदर जो है जापान द्वारा लगभग 5000 करोड़ का जो निवेश होने जा रहा है, उसकी जो शुरुआत भी हो चुकी है और खुद मुख्यमंत्री नायर सिंह सैनी 3 दिवसीय दौरे पे थे जापान के, जहां पर उनकी उपस्थिति में जो पहले 1000 करोड़ रुपए का निवेश का MOU हुआ है, उसके बाद 2000 करोड़ का। तो कहीं ना कहीं अब तक जो है कुल मिलाकर 4400 करोड़ के निवेश के जो MOU साइन हो चुके हैं हरियाणा के अंदर, जिससे कि चाहे कृषि क्षेत्र हो, रोजगार हो, उद्योग क्षेत्र हो, उनके लिए बढ़ावा तो मिलेगा। हरियाणा के अंदर रोजगार के लेकर भी है और हरियाणा के विकास को लेकर भी जो है नया जो आधारशिला जो है जापान से लिखी गई है। खुद मुख्यमंत्री इसके गवाह रहे हैं जापान जाकर। तो कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर रोजगार के जो नए अवसर पैदा होने जा रहे हैं, जो नए नए विकास के जो रास्ते खुलने जा रहे हैं, उसमें जापान की अपनी अहम भूमिका होगी, जिसके लिए खुद मुख्यमंत्री ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी थी, परंतु किसी कारणवश वो स्थगित कर दी गई है। कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर एक बड़ा जो रोजगार के अवसर हो, चाहे और अन्य कृषि क्षेत्र के अंदर एक नए अध्याय का शुरू होने जा रहा है। जी विनोद, बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कुरुक्षेत्र पुलिस की अपराध अन्वेषण शाखा 1 ने रूमल हत्याकांड में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की है। अपराध अन्वेषण शाखा 1 के प्रभारी निरीक्षण सुरेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 अक्टूबर 2025 को सौरभ निवासी मलिकपुर ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि उसका चाचा रूमल और एक अन्य व्यक्ति राम विश्वास मोटरसाइकिल पर पेहवा से खाना लेने गए थे। इसी दौरान 4 युवकों ने उनकी मोटरसाइकिल रुकवाकर रूमल पर चाकू से हमला कर दिया। घायल रूमल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर CIA की विशेष टीमों का गठन किया गया, जिन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को माननीय अदालत में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि 3 तारीख को एक पेहवा सदर थाना में FIR दर्ज हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति रूमल जो कि गांव मलिकपुर का था, वो गांव की तरफ पेहवा से जा रहा था और उसको कुछ अज्ञात लड़कों के द्वारा चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी गई थी, जो कि ये एक बिल्कुल ही ब्लाइंड मर्डर था। इसमें CIA 1 कुरुक्षेत्र की टीम ने कार्य करते हुए 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। जैसा कि 3 तारीख को एक पेहवा सदर थाना में FIR दर्ज हुई थी।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक युवक ने बीच सड़क पर एक महिला पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक महिला के चेहरे पर बार बार चाकू से वार कर रहा है, जबकि आसपास मौजूद लोग पहले तो स्तब्ध रह जाते हैं, लेकिन फिर कुछ राहगीरों ने साहस दिखाते हुए हमलावर को पकड़ लिया और जमकर पीटने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। घटना सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के दादरी गेट चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर हुई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। घायल महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी युवक महिला का सगा भाई बताया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में हमले की वजह पारिवारिक विवाद और महिला के कथित अवैध संबंधों को बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। दादरी गेट पुलिस चौकी के पास एक महिला के ऊपर चाकू से हमला किया गया। पुलिस ने जो हमलावर है उसको गिरफ्तार कर लिया है। जो घायल महिला है ये मंडावरा की रहने वाली है। जो हमलावर है वो उसका सगा भाई है। जो हमलावर आशु है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जो चाकू है उसको भी पुलिस ने अपने बरामदगी उसकी कर ली है। विगत कुछ वर्षों से महिला का किसी व्यक्ति से संबंध था, जिससे उसका भाई शुद्ध था। इसी आक्रोश में उसने महिला के ऊपर हमला किया है। महिला को उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें पुलिस कर रही है। थाना सिकंदराबाद के दादरी गेट पुलिस चौकी के पास एक महिला के ऊपर चाकू से हमला किया गया। पुलिस ने जो हमलावर है उसको गिरफ्तार। नासिक पुलिस ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि अपराधियों के लिए शहर में कोई जगह नहीं है। ITI सिग्नल सातपुर गोलीकांड में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने न सिर्फ उनका जुलूस निकाला, बल्कि उन्हें हाथ जोड़कर माफी मंगवाई और भविष्य में अपराध न करने की शपथ भी दिलाई। पुलिस के इस सख्त और अनोखे कदम ने शहर में चर्चा का विषय बन गया है। नासिक क्राइम ब्रांच ने RPI नेता प्रकाश लोढ़े और उसके पुत्र दीपक लोढ़े और उसके सहयोगी संतोष पवार व अमोल पगारे को गिरफ्तार किया। इन सभी पर सातपुर इलाके में हुई गोलीबारी की वारदात में शामिल होने का आरोप है। जानकारी के अनुसार इन आरोपियों पर राजनीतिक संरक्षण होने के कारण ये लंबे समय से कानून की पकड़ से बाहर थे, लेकिन इस बार नासिक पुलिस ने सिंघम स्टाइल में कार्रवाई करते हुए न केवल आरोपियों को पकड़ा, बल्कि उन्हें सार्वजनिक रूप से सबक भी सिखाया। शहर में निकाले गए इस जुलूस के दौरान आरोपियों को हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी और सभी ने दोबारा अपराध न करने की शपथ ली। इस पूरी कार्रवाई का उद्देश्य न केवल कानून व्यवस्था को मजबूत करना है, बल्कि युवाओं और समाज को यह संदेश देना भी है कि अपराध का रास्ता कहीं नहीं ले जाता। नासिक पुलिस की यह कार्रवाई शहर में अपराध पर अंकुश लगाने की दिशा में एक बड़ा संदेश मानी जा रही है। डोंबिवली पैसे के लेन देन को लेकर अपने सगे चचेरे भाई से बहस करते हुए आपराधिक पृष्ठभूमि वाले एक चचेरे भाई ने शिवसेना ठाकरे समूह के युवा सेना नगर प्रमुख की कार पर हमला कर दिया। हालांकि विष्णुनगर पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन सुजल म्हात्रे ने अपने रिश्तेदारों से जान का खतरा होने की आशंका जताई है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर लिया है। इसमें आरोपियों को नोटिस भेजकर घर भेज दिया गया है। डोंबिवली के एक बड़े गांव में रहने वाले शिवसेना ठाकरे समूह के युवा सेना प्रमुख सुजल म्हात्रे बुधवार रात किसी काम से देवीची पाड़ा इलाके में गए थे, जहां वे घर जा रहे थे। तभी कुछ लोग उनकी कार के सामने आ गए। उनकी कार रोकी गई और उन्हें कार से बाहर निकलने को कहा गया। उनके साथ बहस हुई, उनकी कार में तोड़फोड़ की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। डेली 24 भारत पर।